किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन विजिबल राइट? कोई बता सकता है स्क्रीन विजिबल है? यस विजिबल है। यस सर। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? कस्टमर रिक्वायरमेंट्स सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी इसमें मैं ले लेता हूँ ये, हाँ, जैसे कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी कस्टमर रिक्वायरमेंट में आती हैं, कमर्शियल रिक्वायरमेंट भी, प्रोडक्ट की और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हुए, सीएसआर हुए, सारी आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट में आती है। मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट का ही एक पार्ट सीएसआर आता है। और सीएसआर मतलब क्या आता है? जो आईएटीएफ के क्लोजेस हैं, उन क्लोजेस में अगर किसी कस्टमर की कोई स्पेसिफिक क्लोज की रिक्वायरमेंट है तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है। प्रोडक्शन शटडाउन क्या होता है? कंडीशन वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर आइडियल, मतलब कि वो कंडीशन जहां पे आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस चल नहीं रही है। चल कितने टाइम तक रही है, महीने तक रही है, कितने घंटे तक रही है, वो आपको डिसाइड करना है। मतलब कि जैसे संडे छुट्टी होती है तो संडे को हम शटडाउन नहीं मानते। तो आपको अपनी कंपनी में डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मेरी प्रोडक्शन 2 या 2 दिन से ज़्यादा बंद है तो मैं उसको शटडाउन कहूँगा। रिमोट लोकेशंस क्या होती हैं? जो आपकी लोकेशंस को सपोर्ट करती है, जैसे कि कुछ कंपनी के डिज़ाइन सेंटर गुड़गांव में है, पुणे में है, तो वो रिमोट लोकेशंस हैं। साइट बेसिकली क्या होती है? लोकेशन एट विच वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑक्यूर, जहाँ पे आपका वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं वो साइट होती हैं। और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं आपकी? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कोई बता सकता है क्या होती है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बता सकता है कोई? Which affect the grid function and the legal requirement. यस, लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो आपके आपके यहाँ पे जो लीगल लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके प्रोडक्ट की फंक्शन, फिट, परफॉर्मेंस या रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट करती हैं, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। बेसिकली दो टाइप की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक होती है क्रिटिकल, एक होती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा जो क्लोज नंबर 1, 2, 3 है वो नॉन ऑडिटेबल है। अगर मैं इसको एक एक्सेल शीट में उतारता हूँ, तो मैं इसको अगर एक्सेल शीट में लिखता हूँ यहाँ पे, आपको पता है आप इंडिया में कौन सी सिटी आईएसओ 9001 सर्टिफाइड है? कोई बता सकता है? इंदौर। इंदौर। भुवनेश्वर सबसे पहली सिटी थी जिसको आईएसओ 9001 मिला था, इंदौर अब हो गई है। तो क्लोज नंबर 1 कोई बता सकता है क्या है? आईएसओ 9001 या आईएटीएफ का क्लोज नंबर 1 क्या है? स्कोप। स्कोप, बिल्कुल सही है। सो क्लोज नंबर 1 हो गया आपका स्कोप। क्लोज नंबर 2? नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। यस। क्लोज नंबर 3? टर्म एंड डेफिनेशंस। टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो अगर देखिए, आप मुझे जो आपकी बातों से लग रहा है आपको स्टैंडर्ड के याद हो गए हैं क्लोज, तो आपको ना सारे स्टैंडर्ड याद हो गए हैं, ये मान के चलिए। अब वो हेडेक नहीं रहेगी। तो इन स्टैंडर्ड्स को, ये जो 3 क्लोजेस हैं, इन 3 क्लोजेस को आप क्या कहेंगे? नॉन ऑडिटेबल क्लोज कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन ऑडिटेबल। मतलब कि इन क्लोज जब भी ऑडिट होगी आपकी, तो इन क्लोजेस में ऑडिट नहीं होगी। इन क्लोजेस की ऑडिट आपकी कंपनी के अंदर नहीं होगी। तो क्लोज नंबर 1 स्कोप का मतलब क्या है?
स्कोप मीन्स कहाँ पे एप्लीकेबल है ये? राइट, स्कोप मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो वो मोस्टली IATF आपका कहाँ एप्लीकेबल है, ऑटोमोटिव में, राइट। तो IATF में ही एप्लीकेबल है। क्लोज नंबर 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस, इसका मतलब कोई बता सकता है? रेफरेंसेस मीन्स इसके कुछ पॉइंट जैसे हमें कहीं दूसरे स्टैंडर्ड से या कहीं और से लिए गए हैं तो वो मेंशन रहते हैं सर इसमें। लाइक जी 9001 है, वो भी एक रेफरेंस ही है सर इसका। तो जी, ऐसे ही लाइक कंट्रोल प्लान या कुछ और ये चीजें भी आ सकती हैं इसमें सर रेफरेंस से। बढ़िया। सो क्लोज नंबर 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस कौन कौन से हो गए आपके? नॉर्मेटिव रेफरेंस में क्या क्या आ जाएगा? एक तो ISO 9001 आ गया, ISO 9001 2015, और क्या आ गया नॉर्मेटिव रेफरेंस में? नॉर्मेटिव रेफरेंस आपका है क्लोज नंबर 2, राइट। क्लोज नंबर 2 के अंदर कौन कौन से नॉर्मेटिव रेफरेंस स्टैंडर्ड है IATF के? NR ऑफ IATF, एक तो 9001 हो गया, दूसरा? हाँ सर, कोर टूल भी हो सकता है जितना यस, मेरा कोर अनुमान टूल्स, है। बिल्कुल सही है, कोर टूल्स। टूल्स। और हाँ सर, ऑडिट कैसे करते हैं सर कि ऑडिट का प्लान हमें कैसे करना है, ऑडिट कंडक्ट कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, तो जो ऑडिट के लिए जो स्पेशल क्लोज होता है, आई थिंक मुझे डायरेक्ट याद नहीं है ना पर वो भी एक इसका रेफरेंस है सर। आप ऑडिटिंग मेथड को बोल सकते हैं कि हाउ टू डू ऑडिटिंग। ओके, ऑडिट, बाईस। ऑडिटिंग वाला, ठीक है। और कोई? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा आपका है SI मतलब क्या है? सैंक्शन इंटरप्रिटेशन। कोर टूल्स, SI, इसके अलावा आपका है CSR, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, भी नॉर्मेटिव रेफरेंस है IATF की क्लोज नंबर 2 के में। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कोर टूल्स हमारे हैं, कोर टूल्स बता सकते हैं कौन कौन से कोर टूल्स हैं? कितने कोर टूल्स हैं, 5 या 6? 6 हैं सर, कंट्रोल प्लान है। जी जी जी, तो कौन कौन से कोर टूल्स हैं? देखिए, जब भी कोर टूल्स बताएंगे हाँ आप, APQP सबसे पहले बताना है आपको, ठीक है। कंट्रोल दूसरे आप बता सकते हो, बट जब आप सिस्टमेटिक वे से जाओगे ना, तो APQP से ही सब चीजें स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो कोर टूल APQP से स्टार्ट करें, APQP, उसके बाद दूसरा कोर टूल क्या है? PPAP। FMEA, ठीक है। उसके बाद PPAP, PPAP। यस, उसके बाद कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान, SPC। उसके बाद SPC। MSA, उसके बाद SPC, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो 6 कोर टूल्स हैं, इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपके कंपनीज के अंदर, तभी वो IATF की ऑडिट या IATF की नॉलेज सही ढंग से कर पाएंगे। देखिए, आपने भी अपनी इंडस्ट्रीज में देखा होगा कि कई बार ना IATF की इंटरनल ऑडिट्स करते हैं अपनी कंपनीज के अंदर। इंटरनल ऑडिट में HR को भी रख लेते हैं। क्या आपको लगता है HR को इंटरनल ऑडिट में रखना चाहिए? नहीं सर। को नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी वो रख देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, राइट। क्योंकि HR को FMEA, PPAP, कंट्रोल प्लान, MSC के बारे में पता ही नहीं है। मैं सिर्फ HR की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा जो स्टोर वाले हुए, डिस्पैच वाले, उनको भी नॉलेज नहीं होती, बट वो चले जाते हैं क्वालिटी ऑडिट करने। तो ऑडिट क्या है, सही ढंग से होती नहीं है। इसीलिए इंटरनल ऑडिट्स में उन्हीं को बनाना चाहिए जिनको नॉलेज है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकते हो आप।
कोई डाउट है, कोई किसी इंटरव्यू में आपसे डाउट पूछा हो किसी ने, वो भी पूछ सकते हो यहाँ तक। चलिए, SI सैंक्शन इंटरप्रिटेशन, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? सर बेसिकली जो स्टैंडर्ड होता है एक बार रिलीज हो जाता है, ठीक है सर। लाइक IATF हमारा रिलीज हुआ है सर 2016 में, ठीक है सर। बट उसके बाद जैसे जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें कुछ एजेंसी हैं या फिर कस्टमर हैं या फिर ऑडिटी हैं, ऑडिटर हैं, उनके कुछ क्यूरी या कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए जो कमेटी है AIAG, वो उनको क्लियर करने के लिए या ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, समझाने के लिए कुछ चेंजेस कर देती है। तो वो स्टैंडर्ड को नहीं बदल सकती, बट वो चेंजेस को SI के थ्रू अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखा देती है। उसका मतलब ये शो कर देती है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब ये होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। जी जी, बिल्कुल सही है। तो आपके जो भी स्मॉल रिविजन्स हैं, जो भी छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, उनको दिखाने के लिए SIs में लाई गई हैं IETF के अंदर। और CSR आपको पता है, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपके फोर्ड हुआ, फोर्ड ना क्लोज वाइज 10 क्लोज वाइज CSR रिक्वायरमेंट को पब्लिश करता है। जनरल मोटर ये पब्लिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आपको पता है, मारुति सुजुकी खुद ही IETF नहीं है, तो वो CSR नहीं देता है, वो CR देता है, वो मैनुअल देता है। तो मैनुअल इज ए CR, वो CSR नहीं देता है। टाटा भी IETF मेंबर नहीं है, वो भी CR देता है, CSR नहीं देता है। महिंद्रा, वो भी CR देता है। आपको पता है इंडिया की कौन सी OEM कंपनी है वो IATF की मेंबर है? पता है आपको? कोई है इंडिया में? या इंडिया में कोई भी OEM IATF सर्टिफाइड है? आप आइडिया भी लगा सकते हो। डेंगलर सर। डैमलर। ओके। और कोई? कौन सी कंपनी इंडिया की OEM कंपनी वो IATF मेंबर है या सर्टिफाइड है, जो इंडिया के अंदर है, भले ही वो बाहर की हो? आइडिया भी लगा सकते हो आप, गलत सही हो चलेगा। फोक्स वैगन। वैगन, यस, वैगन मेंबर है। तो इंडिया के अंदर इकलौती जो सर्टिफाइड OEM है वो है, अ, वो है आपकी MG मोटर्स। MG मोटर का नाम सुना होगा आपने, वडोदरा में प्लांट है जो। MG मोटर IET सर्टिफाइड इकलौती कंपनी है। और एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको बताऊं, Yes, टाटा। one second, sir. One second, sir. Only one company certified in India. जी, बिल्कुल राइट सुना आपने। ओनली Only वन, one company. ओनली वन यस, OEM दैट इज OEM, सर्टिफाइड। OEM, OEM। यस, OEM. OEM की बात हो रही है, मतलब जो गाड़ी बनाती हो, सप्लायर की बात नहीं कर रहे हाँ हम। हाँ अभी श्योर। हाँ ओवर हाँ। तो MG मोटर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको IATF सर्टिफाइड हुई है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। MG. और जो टाटा है, टाटा मोटर्स, ये इंडिया के लिए Yes. थोड़ी सी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं। टाटा पहली IATF मेंबर बनने जा रही है। मतलब कि जो टाटा में जो लोग काम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग IATF में बैठेंगे। वो जब भी IATF का नया स्टैंडर्ड चेंज होगा, जब भी उसमें रिवीजन होंगे, तो वो इंडिया की प्रॉब्लम्स को बताएंगे कि इंडिया में ऐसे होता है, ये स्टैंडर्ड में ये भी डालिए आप, ये रिक्वायरमेंट को भी रखिए, ये इंडिया में हो ही नहीं सकता, आप कैसे रख रहे हो? तो वो अच्छी चीज होने वाली है आने वाले समय में। जो मेरा आइडिया है, मेरा अनुमान है, 2025 के एंड या 2026 के मिड तक टाटा मेंबर बन जाएगी IATF की। तो ये एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि टाटा हमारी इंडियन ओरिजिन
और कंपनी है। चले एक और सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। वर्ल्ड में अभी अभी मैं जो मेरा क्वेश्चन है वो पूरा है, मतलब कि सप्लायर ले लो, टायर 2 ले लो, सबको मिला के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वर्ल्ड में किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा आईएटीएफ सर्टिफिकेट हैं, मतलब नंबर ऑफ कंपनी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो आईएटीएफ हैं। चाइना। ठीक है, और किसी का, और कोई आंसर देना चाहेगा? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईएटीएफ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री में? आइडिया भी लगा सकते हो आप, सही देना है। अमेरिका। अमेरिका। इंडिया और चाइना, एज पर माय गेस, आई इंडिया थिंक और अमेरिका। अमेरिका, चाइना हो गया, और कोई कंट्री का नाम लेना चाहेगा? इंडिया। इंडिया। इंडिया पे भरोसा कम है नहीं? ये तो सर है। और कोई कंट्री का नाम? जापान। जापान, हाँ ये हाँ, थोड़ा जापान तो हो स्ट्रॉन्ग, सकता है। स्ट्रॉन्ग हाँ, हिंट है। जापान तो है। बढ़िया, और कोई कंट्री? सचिन। चीन। ठीक है, और कोई कंट्री? यूके। यूके। तो करेक्ट आंसर है इसका चाइना। चाइना इज करेक्ट, सबसे ज्यादा सर्टिफाइड है। ओ, तो आप आज जब देखिए, जब जो मैं मेरा आइडिया है, जो मैं देख रहा हूँ चीजें, वर्ल्ड में आज के दिन चाइना को बीट करना इंडिया के लिए इम्पॉसिबल है। अगले 50 साल से ज्यादा आगे है हमारे से वो। इवन इवन ईवी में 98% के आसपास ईवी चलती हैं चाइना में। तो इंडिया इंडिया में आप देखिए, सिर्फ टाटा और महिंद्रा ही और एमजी, ये 3 कंपनीज हैं जो कि ईवी बना रही है। कितनी सेल हो रही है? अभी भी पेट्रोल डीजल चल रहा है हमारे यहाँ पे। अब आपको देखिए, ये सब चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें कि इजी है देखने के लिए। आपको क्या क्या करना है, आपको आपको सबसे इजी मैं बताता हूँ। गूगल में जाना है, आईएटीएफ की वेबसाइट में जाना है आपको। आपको गूगल में जाना है, आईएटीएफ की वेबसाइट है IATF ग्लोबल ओवरसाइट .org। ये वेबसाइट दिख रही है ना आपको? ये वेबसाइट दिख रही है स्क्रीन पे? यस सर, यस सर। जी। अब आपको देखिए, जैसे अभी आप, नहीं, अभी नहीं। दिख रही है ना अभी? देखिए, जैसे आप इस यस वेबसाइट सर, यस सर, हाँ। वेबसाइट को खोलेंगे, इस वेबसाइट का नाम क्या है? IATF ग्लोबल ओवरसाइट .org। जैसे ही इस वेबसाइट को खोलोगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। सबसे पहले क्या मिलेगा? स्टैटिस्टिक्स। इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे डाटा आता है। जैसे ये डाटा देखिए, फरवरी 28 2025, मतलब कि अभी का ही डाटा है ये। अभी हम अप्रैल में हैं, तो 1.5 महीने पहले का ही डाटा है। फरवरी 28 2025 में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में नॉन कन्फर्मिटीज, मेजर नॉन कन्फर्मिटी किस क्लोज में आ रही है, बताएंगे? कोई पढ़ के बताएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, क्लोज नंबर 1023, 10.2.3 में सबसे ज्यादा मेजर नॉन कन्फर्मिटीज आ रही हैं। परसेंट वाइज कितना परसेंट आ रही है? 10.31। तो माइनर नॉन कन्फर्मिटीज सबसे ज्यादा किस क्लोज में आ रही है? टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस। यस, 8515, 8515 में सबसे ज्यादा माइनर नॉन कन्फर्मिटीज आ रही हैं, जो कि है 4.16%। इसके अलावा बाकी क्लोज के बारे में भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, डाटा दिया है, फरवरी का ही डाटा है ये, जिसमें डाटा दिए में आप देखोगे चाइना में कितने सर्टिफिकेट हैं? चाइना में 57,803। यस, 57,803, वर्ल्ड का नंबर 1। इंडिया सेकंड ओ, नंबर पे है। इंडिया अच्छा कर रहा है आईएटीएफ में, लेकिन इंडिया का नंबर कितने हैं? 7,458। कितना कितना परसेंट कम है? ये
आ मतलब लगभग 8 गुना ज्यादा। चाइना इंडिया से कितना हो गया? हाँ 8 गुना से भी 8 गुना। ज्यादा। मतलब एट 57,000 टू लाने नाइन के लिए हमें परसेंट कितना समय लगेगा? ठीक है। इसके अलावा आप देखो जापान बहुत पीछे है, यूएसए भी बहुत पीछे है, जर्मनी भी पीछे है। अब इस और ये देखिए नेम ऑफ कंट्रीज विद मोर देन 500, मतलब जिन कंट्रीज में 500 से ज्यादा सर्टिफिकेट है वही यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा और भी कंपनी में छोटे मोटे सर्टिफिकेट दिए गए हैं, बट वो कम है क्वांटिटी में। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? जो अच्छी सी कंट्रीज हैं, यूएसए हुआ, जर्मनी हुआ, वो जापान हुआ, उनके पास सर्टिफिकेट कम है, लेकिन चाइना इंडिया पर ज्यादा है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, एक तो ये हो सकता है कि वो कुछ अलग स्टैंडर्ड यूज करते हो अपने, वो मतलब जो उनके स्टैंडर्ड है उन पे ज्यादा बिलीफ हो उनका। ठीक है। और कोई? पर ऑटोमोटिव में तो आईएटीएफ ही है, और कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और कोई, और किसी का कोई है क्या? आपको क्या फीलिंग आ रही है? मतलब चाइना इंडिया इतना आगे भाग रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं भाग रहे? इनको पड़ी नहीं है क्या आईटीएफ लेने की? आई थिंक सर इंडिया इतना डेवलप कर नहीं पा रही है। चाइना नहीं, ठीक नहीं, इंडिया और कुछ ज्यादा ही ग्रो कर रही है। चाइना तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है चाइना को। लेकिन इंडिया भी ठीक है ना, मतलब अगर आप देखोगे यूएसए, जापान, जर्मनी, हाँ इन्हें सर। देखोगे तो उनसे हम 2 गुना 3 गुना ज्यादा है। हाँ तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जितना फर्जीवाड़ा होता है ना, चाइना इंडिया में होता है। समझ में आ रहा है आपको? ये यस आई सर। आईएटीएफ के जो बहुत सारे सीनियर मेंबर्स हैं, या आईएसओ में जो बहुत सारे सीनियर कंसल्टेंट हैं या सीनियर ऑडिटर्स हैं, उनका भी मानना है कि इंडिया और चाइना में फर्जी सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, मतलब कि रियल ऑडिट नहीं होती है। और ये मुझे भी काफी हद तक सही लगता है। क्यों ऐसा मुझे भी ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात की थी। एक तो मैक्सिको में एक बंदा था, एक यूएस में एक बंदा था, एक जर्मनी वाला बंदा था, उनसे बात की थी। तो वो बताते हैं जब उन आपकी सर्विलेंस ऑडिट होती है ना, उसमें भी मेजर एनसी दे देते हैं ऑडिटर, इतने टाइट ऑडिट करते हैं। और हमारे यहाँ अगर ऑडिटर ने मेजर एनसी दे दी, तो हम अगली बार सर्टिफिकेशन बॉडी को चेंज कर देंगे। सर ये बात बिल्कुल सही है सर। मतलब जो ऑडिटर होते हैं ना उन्हीं के ऊपर इतना प्रेशर, भाई तुमने मेजर कैसे दे दी, उसी को बदल देते हैं मतलब। राइट। वो ऑडिटर डिमोटिवेट हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। बट इससे क्या है? इससे आईईटीएफ का फायदा ही हो रहा है, आईईटीएफ को पैसा जा रहा है। जितने सर्टिफिकेट बढ़ेंगे आईईटीएफ के पैसे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलोगे ना, आपको सबसे पहले काम क्या करना है? इस वेबसाइट में राइट साइड पे जाना है, राइट साइड पे नीचे जाना है। नीचे जाके आप देखोगे यहाँ पे सब्सक्राइब टू और मेलिंग लिस्ट, मतलब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। जो भी आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो लिख दीजिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अगर आप ईमेल एड्रेस लिखोगे तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है। अब मेरे में यहाँ पे सब्सक्राइब में एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, कोई भी आईईटीएम में एसआई आ रही है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आईएटीएफ सर्टिफिकेट वैलिडिटी है। मतलब आपको लगता है कि जो सप्लायर है वो फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है, तो किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए आप यहाँ पे वेबसाइट में चेक कर सकते हो। सर्टिफिकेट का नंबर लिखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट वो आ जाएगा। इसके अलावा इस वेबसाइट में आप जाओगे तो यहाँ पे एसआई भी दी गई है। जैसे आईएटी पे क्लिक करोगे तो नंबर 3 पे आप देखो एसआईएस लिखा है। इन एसआईएस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करेंगे, अलग अलग भाषा में यहाँ पे पीडीएफ आ जाएगा।
इंग्लिश पे जाना है, आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है और इनको पढ़ना है, एसआईज को, सैंक्शन इंटरप्रिटेशंस को। तो जो भी ब्लू कलर में दिया गया है, ब्लू कलर मतलब चेंज है, ब्लू कलर मतलब चेंज है, जैसे कि कंटिजेंसी प्लान क्लोज नंबर 6123, इसमें बताया गया है कि पेंडेमिक जो कोविड में हुआ था 2016 में स्टैंडर्ड बना था, तो कोविड को डाल नहीं सकते, 2020 में प्रॉब्लम आई थी तो 2020 में ये ऐड कर दिया था पेंडेमिक, साइबर अटैक। तो जो भी ब्लू कलर है वो स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा, वो एसआई में ही मिलेगा आपको। अब 2026 में जब ये नया स्टैंडर्ड बन के आएगा तो इस नए स्टैंडर्ड के अंदर ये सारी एसआई ऐड होके आ जाएंगी आपकी। कोई क्वेश्चन इसमें हो यहाँ पे तो पूछ सकते हो आप। क्लियर हुआ ये वेबसाइट के बारे में? ये वेबसाइट पे हर महीने जाके जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे ओईएम में सीएसआर रिक्वायरमेंट भी दी गई है। अब जो कस्टमर आईएटीएफ के मेंबर हैं उनकी सीएसआर के बारे में दिया गया है क्लोज वाइज। जैसे कि अगर हम बीएमडब्ल्यू के बारे में बात करें तो बीएमडब्ल्यू का यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है। तो बीएमडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट है जैसे 4412, तो 4412 में जो बीएमडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट है उसको ही फुलफिल करना है, वो सीएसआर है। इसके अलावा बाकी सब सीआर में आती हैं, सीएसआर नहीं आती, सीआर नहीं होती हैं वो। ऐसे ही बीएमडब्ल्यू की रिक्वायरमेंट है, गैली ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। गैली ग्रुप कहाँ का है, कोई बता सकता है? जनरल मोटर्स, आइवेको, जैगार, जेगुआर, मर्सिडीज, इनोल्ट, स्टेंटिस, एफसीए, वोल्क्सवैगन, वोल्वो, ये मेंबर हैं आईटीएफ के, तो इनके सीएसआर दी गई हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकते हो आप। क्लोज नंबर 4 क्या है, कोई बताया? क्लोज नंबर 4 क्या कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर, है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, क्लोज नंबर 4 है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जिसके अंदर आपके 4 क्लोज आते हैं। इसके अंदर कितने क्लोज आते हैं? 4। अगर याद करना है तो आपको सिंपल याद करना है, 4 में 4 क्लोज आते हैं आपको। क्लोज नंबर 4 में कितने क्लोज आते हैं? 4 में 4, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। सो मेन क्लोज 4 में 4 आते हैं। 4 में कितने आगे? 4। अब जो क्लोज नंबर 4.1 है, 4.1 कोई बता सकता है क्या है? क्लोज नंबर 4.1 क्या है आपका? Understanding the context of organization. यस, इसका मतलब क्या है? क्या हो रहा है इसमें? अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेम है। इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। मैं सेम लिख देता हूँ ताकि इजी लगे, बट मीनिंग सेम है। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। सर इसका जो बेसिक मीनिंग ये है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल समझना है। ओवरऑल समझने का मीन्स ये है कि कौन कौन उससे जुड़े हुए हैं, लाइक उसके सप्लायर कौन है, उसके कस्टमर कौन है, इंटरनल में एम्प्लॉय क्या है, कौन से डिपार्टमेंट, मतलब कंप्लीटली एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना। मतलब वो कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है, लाइक बैंक लोन ले रखा है तो कौन से बैंक से जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कंपनी को हमें ओवरऑल, दैट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी बढ़िया। और कोई?
इसको ये भी कह सकते हैं सर, क्या हमारे इनपुट क्या आउटपुट है, क्या अंदर का प्रोसेस है, कंप्लीट वो समझना भी, वो भी कॉन्टेक्ट होकर है। बढ़िया। और भी कोई बताना चाहेगा? सर ऑर्गेनाइजर की जो एसओपीस होती है उनको भी फॉलो करना, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि उनके अगेंस्ट कुछ और ना करना। ठीक है। और कोई? चलिए मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि अ, शीलू शर्मा जी आपने अभी बोला, तो मैं आपसे सिंपल पूछना चाहूँगा कि आप जब छोटे थे, नॉर्मली जब हम छोटे होते हैं हमारे सपने होते हैं, हम पिताजी को, यस सर। अपने दादाजी को, हर किसी को देख के कुछ सपने देखते हैं। तो बिल्कुल। आपका क्या सपना रहा है बचपन में? एक दो कोई भी। सपना। मनी मनी के अलावा और कोई सपना? मनी के अलावा सबसे पहले तो सर सेल्फ डिपेंड पर होना। सेल्फ डिपेंड होना मतलब क्या, कुछ बनना चाहते थे आप ना? हाँ, डॉक्टर, कुछ बनना इंजीनियर? है तो सेल्फ डिपेंड रहेंगे। जैसे एग्जांपल आप क्या बनना चाहते थे? इंजीनियर बनना चाहते थे क्या? मैं ऑलरेडी इंजीनियर हूँ सर। नहीं बनना, अरे बचपन की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, इंजीनियर तो मैंने नहीं सोचा था, मैं तो और भी कुछ सोच रही थी, लेकिन वो बाई लक इंजीनियर हो गए हैं। वो सबका वही हाल है। लेकिन क्या बनना चाहते थे आप? मैं सर लाइक तो हाँ इंजीनियर ही था मेरा। चलिए आप मान अब लेते हैं मैं आप जब इंजीनियर बन गए तो और भी कुछ आगे का हो गया है। चलिए आप बन गए। चलिए सुभाष जी, आप क्या बनना चाहते थे? हाँ सर, मैं वकील बनना चाहता था सर। वकील बनना चाहते थे। हाँ जी, ले मैं जैसे छोटा था ना, जब 6 7 क्लास में, तो हम्म। मेरे को बहुत शौक था, जैसे झूठ झूठ पकड़ना, जैसे किसी की झूठ पकड़ूं, उसको क्रॉस चेक करूं, कुछ कंक्लूजन निकालूं, मतलब वो मेरा सपना था बेसिकली। बढ़िया। तो किसी को देखा होगा तभी ये ऐसा सपना हुआ होगा, या टीवी में देखा होगा तभी? मैं सीरियल देख के आया था सर। ये देखे। बढ़िया जी बढ़िया। हाँ, उसी से थोड़ा इंस्पायर रहता था कि कैसे हमें झूठ पकड़ना है, फैक्ट को कैसे वेरीफाई करना है, कैसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ के कैसे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बढ़िया जी बढ़िया। हम्म। हरिओम जी, आप क्या बनना चाहते थे? हम तो एमबीए करना चाहते थे, बिजनेस में जाना चाहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में घुस गए। बिजनेसमैन बनना चाहते थे। यस। गीतांजलि जी, आप? जया पाठक? नरेंद्र सिंह? शीलू शर्मा, सोनिया डॉक्टर बनना। हाँ जी, अब बोलिए बोलिए जी। वैसे तो डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनना चाहते थे। हेलो। ठीक है। पर डॉक्टर बन नहीं पाया। सर्जिकल बनना चाहता था, जो सर्जरी करता है ना, उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। अच्छा जी। बट फील्ड ही एकदम से चेंज हो गया। हाँ, ठीक है बढ़िया। तो, आपने तो सर कबीर सिंह की तरह हैं आप, मतलब। हाँ बिल्कुल। मतलब अपोजिट हो गया ना, 180 घूम गया। होता है जी, होता है। जी गीतांजलि जी, आप कह रहे थे कुछ? बट बट आई एम फुली सेटिस्फाइड नाउ। अच्छा, फुल सेटिस्फाई हो आप इंजीनियर बन के? हाँ जी। हाँ मतलब जो भी मिलता है तो उसमें सेटिस्फेक्शन में कहीं ना कहीं ढूंढ लेता हूँ अपना। हाँ, ये भी अच्छी बात है। हाँ, जो भी मिलता है उसमें सेटिस्फेक्शन ढूंढना, कैसे ढूंढ सकते हैं वो एक मतलब मेथड अपनाना, बस वो अपनाया हुआ है। अभी तक तो ठीक है, आगे बढ़िया देखते हैं क्या बढ़िया रहता है। बढ़िया सोच है आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई बताना चाहेगा अपना सपना? यामिनी वर्मा, सोनू? देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि सपना होता है,
तो जब हम छोटे होते हैं, हर बच्चे का एक कुछ सपना होता है और हो सकता है कि वो सपना चेंज भी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं जब 3 साल का था मैं डॉक्टर बनना चाहता था। जब मैं 5 साल का हुआ तब मैं टीचर बनना चाहता था। जब मैं 10 साल का हुआ हो सकता है मैं पुलिसमैन बनना चाहता था। तो सपना क्या चेंज भी हो सकता है और बहुत कम लोग होते हैं जो एक फिक्स सपना लेके चलते हैं। जैसे विराट कोहली हुआ, वो बचपन से क्लियर था मेरे को क्रिकेटर ही बनना है। तो हर इंसान का अपना अपना सपना होता है। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सपना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का सपना क्या होता है, कोई बताएगा? ऑर्गेनाइजेशन का सपना क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? मान लीजिए आप अपनी कंपनी खोलते हो, आपका क्या सपना होगा ऑर्गेनाइजेशन का? हमारी कंपनी नंबर 1 पे हो, डेवलप करे, मार्केट में नाम हो, हमारे कंपनी की जो प्रोडक्ट हो वो फुलफिल करे क्वालिटी। राइट, बहुत बढ़िया। बेसिकली अगर इसको कहा जाए तो पैसा कमाना, अच्छा से अच्छा पैसा कमाना, बिजनेस ग्रोथ करना और वर्ल्ड में नंबर 1 जाना है। ये वो सब चीजें ना धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी कुछ समय के बाद, 3 साल 5 साल के बाद सपना जो है वो चेंज हो जाएगा। बट इनिशियली सपना क्या होता है? पैसा कमाना, अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। उसके बाद सपना चेंज हो जाएगा। पैसा सपना नहीं रहेगा आगे, 3 साल 5 साल के बाद वो चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे कि हमने बात की थी शीलू शर्मा जी। हाँ जी, आपने कहा था, किसने कहा था डॉक्टर बनना चाहते हैं? नरेंद्र सिंह, हाँ। न, नरेंद्र सिंह, आपने कहा था डॉक्टर बनना चाहते थे आप, बट आप नहीं बन पाए, राइट? और यहाँ पे शीलू शर्मा जी ने कहा था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती थी, इंजीनियर बन गई। तो कुछ लोगों का सपना जो है वो पूरा हो जाता है, कुछ लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ऑर्गेनाइजेशन खोलता है, कोई कंपनी खोलता है, तो कुछ सपना सच भी हो जाए और नहीं भी हो जाए, हो सकता है। तो तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नरेंद्र सिंह की, नरेंद्र सिंह, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आपका सपना क्यों पूरा नहीं हो पाया? एक दो रीजन, कोई भी जेनरिक रीजन बता सकते हो आप कि सपना डॉक्टर बनना था बट आप इंजीनियर बन गए, क्यों? क्या कारण रहे थे? सर कारण तो ऐसा कोई खास नहीं रहा था, बट एक्चुअल में क्या है ना कि हमने वो मेडिकल वाला सब्जेक्ट ही नहीं लिया, तो बनते कहाँ से? मतलब कि ड्यू टू इम्प्रो आपको किसी ने ड्यू कोई गाइड वाला, कोई यस प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली आपको। यस एक ये रीजन हो सकता है, यस राइट? यस सर यस सर, इम्प्रॉपर गाइडेंस। और बस यही कह सकते हैं, इम्प्रॉपर गाइडेंस और ड्यू टू सम इकोनॉमिकल इशू ऑफ माय फैमिली। राइट। तो ये एक दो इशू रहे जिसकी वजह से आप नहीं बन पाए, और मान वो जो लीजिए। ये जी जी। यस सर यस सर मान लीजिए कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, मेरा सपना था आईएएस ऑफिसर बनना। और मेरे परिवार में मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी ये आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी हैं। तो क्या मुझे हेल्प मिलती या नहीं मिलती आईएएस बनने में? सर बिल्कुल नहीं मिलती। नहीं मिलती। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं मिलती। वो पहले कहते पहले आप ढूंढो, आप सर्च करो, उसके बाद बताना। और कोई हेल्प इस चीज में तो करता ही नहीं है सर। नहीं, लेकिन वो मेरा जैसा मानना। गाइडेंस तो करते, गाइड तो करते कि वे हाँ ये कर लो, वो पढ़ लो। देखो सर, सर पता है क्या, पैसे फैमिली का पैसे का बैकग्राउंड अच्छा होता ना, तो प्रिपरेशन तो मेरी भी यही थी। मतलब पहले ग्रेजुएशन करो डॉक्टरी से, एमबीबीएस या जो भी है, और उसके बाद वो कर लेते हैं। मैंने प्रीलिमिनरी टेस्ट यूपीएससी वाला पास कर लिया था पहले, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अब मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था हम्म। इसका बीटेक के बाद, वो कर लिया था। बट जो वैसा वाला वो रहता है, मतलब थ्योरेटिकल, उसमें मैं रह गया, ना प्रिपरेशन करी ना कुछ किया उस टाइप से, फिर मैंने छोड़ दिया। बढ़िया। कोई नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं किसी के सपने नहीं पूरे होने के, और कुछ के कारण होते हैं हाँ जी सपने पूरे होने के। तो कुछ ना कुछ फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से सपना पूरा भी हो सकता है
और जिसकी वजह से सपना पूरा नहीं भी हो सकता है। जैसे कुछ घरों में हाँ आप बात यस करोगे, सर। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा हम्म, है कि उनके चाचा जी ने पूरा सपोर्ट किया है, इवन पिताजी के पास पैसे नहीं आते थे, सैलरी बेकार थी, लेकिन फिर भी अच्छा खासा उनको सपोर्ट मिला है। तो हर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छे और कुछ बुरी चीजें होती हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली है, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसका मान लीजिए 5 साल के बाद कुछ सपना है कि 5,000 करोड़ पे पहुंचना है, 10,000 करोड़ पे पहुंचना है। क्या आपको लगता है 5 साल हम्म। के बाद वो पहुंच पाएंगे, सपना पूरा हो जाएगा? सर पता है क्या है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको मारुति का ऑर्डर मिल गया बढ़िया वॉल्यूम वाला, तो वो सपना पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा। और अब आज के सिनेरियो में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप तो मारुति में भी बहुत सारे दिमागदार बैठ गए ना, और जगह भी बैठ गए, बिल्कुल कॉस्टिंग खींच के देते हैं। देखिए आप समझ सकते हो सर, मैं मतलब हाँ, मैं हाँ जी, आपकी बात समझ जो सकता कहना हूँ, चाह रहा आपकी हूँ। हाँ, आपकी भावना भी समझ सकता हूँ। लेकिन अब हम जो हम्म, बात करें किसी भी कंपनी की, वो हो जरूरी नहीं है मारुति हम्म। के साथ ही काम करे, वो और भी काम कर सकता है, हाँ और भी कर, जगह कर जा सकता सकता है। है, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं मान लीजिए, कोई भी कस्टमर हो सकते हैं, राइट सर। तो हर आप कंपनी ईश्वर सिंह का नाम जानते हो? हाँ, एक बंदा था मारुति के एमडी की गाड़ी का वो खिड़की खोलता था, ड्राइवर था। आज उसने 4 प्लांट लगा रखे हैं। सिर्फ उसको ना बड़े बड़े कंपोनेंट दिए, लूं ले जा तू बना ले, और ऐसे लोन का भी वो करा दे, वो सारा करा दे। आज वो 4 कंपनियों का मालिक है, बट वो चला नहीं पाया। 1-2 कंपनी उनमें से बंद भी होगी। हाँ तो वो वो देखिए, सारी चीजें मतलब सस्टेनेंस भी जरूरी है कहीं ना हाँ कहीं। वो कुछ चीजें रहती हैं सही बात। हाँ, इवन इवन यहाँ पे आप देखोगे, तो जैसे हमने हमारे सपने की बात की, वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सपना होता है। अब वो सपना पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसमें क्या आएंगे, इश्यूज आते हैं। इश्यूज इश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इशू कितने टाइप के होते हैं? इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशू। तो किसी भी कंपनी के और ऑर्गेनाइजेशन के सपने को पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए इश्यूज आएंगे। इश्यूज इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। उनको लिस्ट करना है आपको। उनको क्या करना है? लिस्ट ऑफ इशू लिखना है आपको। लिस्ट ऑफ इश्यूज लिखना है आपको। अगर ये लिख लिया आपने तो आपका क्लोज नंबर 4.1 खत्म हो गया। अगर आपने लिस्ट ऑफ इश्यूज अपनी कंपनी के लिख दिए तो आपका क्लोज नंबर 4.1 खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? क्लोज नंबर 4.1 का मतलब क्या है? इश्यूज लिखना। इश्यूज इश्यूज इंटरनल और एक्सटर्नल टर्म्स में लिखना। क्लोज नंबर 4.1 खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इंटरनल इशू क्या हो सकते हैं किसी भी कंपनी में? जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को 5,000 करोड़ पे जाना था, तो उसके इश्यूज क्या हो सकते हैं? ऑर्डर नहीं मिला होगा सर, इंटरनल इशू, या फिर इंटरनल इशू, ये एक्सटर्नल का एग्जांपल है कि ऑर्डर नहीं अच्छा मिला, अच्छा अच्छा। कस्टमर ने ऑर्डर नहीं क्वालिटी दिया। इशू। इंटरनल इंटरनल का क्वालिटी इशू हो सकता है, यस, हाई रिजेक्शन और हो सकता है। मैनेज हम्म, हाई रिजेक्शन हो सकता है, और मैनेजमेंट का जो वो है, वो क्लियर मतलब कोई फोकस ना हो। बंदा मतलब मैनेजमेंट हाँ, फोकस ना फोकस ना हो। हो। हाँ यस। प्रोडक्शन को भी अचीव नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ फेलियर। यस, लैक ऑफ लीडरशिप। यस, बिल्कुल सही है। और मैं ये भी अगर कस्टमर के डिमांड को अचीव नहीं कर पाऊंगी तो ये भी एक फेलियर, इंटरनल फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल है। इवन इवन एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, डीमोटिवेटेड है, तो भी बिल्कुल श्योर। हाँ जो सबसे ज्यादा है अपने यहाँ। हाँ, वो हाँ, तो है। इंडिया में सबसे ज्यादा सर। इंडियन लाला छाप कंपनीज में तो सबसे ज्यादा यही है। उससे भी फर्क पड़ता है ना। आदमी एक तो मन लगाए काम करे, एक नहीं लगाए। हाँ ये तो है सर। और क्या हो सकता है? इंटरनल इशू ये भी हो सकता है कि आप लोगों को, जो इंटरनल लोग काम कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्शन मेंटेनेंस में, उनको ट्रेनिंग ना मिल रही हो। हाँ डे बाय डे ट्रेनिंग ये मिलती है। स्किल्ड होना बहुत जरूरी है सर। स्किल्ड होना बहुत मल्टी जरूरी स्किल है। तो बहुत जरूरी है सर। हाँ। इवन इवन कंपनी में कैंटीन होनी चाहिए।
कैंटीन होनी चाहिए, बस कन्वेंस होना चाहिए, बंदे मोटिवेटेड होने चाहिए, सैलरी टाइम पे आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सैलरी टाइम पे आनी चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है। जहाँ 30 तारीख को सैलरी आती है वो हमेशा कंपनी ग्रो करी है, अभी भी मतलब उनके एग्जांपल्स हैं एनसीआर में। बिल्कुल सही बात है। और एम्प्लॉय को सस्टेनेंस रखना और वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है टाइमली ग्रोथ के साथ। अगर वो टाइमली ग्रोथ करते हैं सही, तो वो ग्रो करती है कंपनीज। बिल्कुल सही है। और एक्सटर्नल इशू क्या हो सकते हैं? कंपनी को ऑर्डर ना मिलना। ऑर्डर ना मिलना, और ऑन टाइम फाइनेंशियल डिलीवरी नहीं, नहीं फाइनेंस मिलना। फाइनेंस हो सकता है। फाइनेंस नहीं मिलना सर। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ा सर फाइनेंस ही है। अगर फाइनेंस होगा तो ऑटोमेटिक कंपनी को एक्सटर्नल तो कोई इशू आएगा नहीं। सारी कैश बिल्कुल चीजें फ्लो पैसे से हो पॉलिसी वाले। सकती हैं। बिल्कुल। हरिओम जी, आप कैश फ्लो इशू और डिलीवरी डिले, ऑन टाइम राइट डिलीवरी ना होना। राइट, बिल्कुल और सही है। हम्म, आपके बेकार सप्लायर मिल गया आपको, जो हमेशा रिजेक्शन भेजते हैं, परेशान करते हैं, तो भी इशू आएगा आपका। राइट मटेरियल टाइम पे नहीं प्रोवाइड कराते हैं। राइट। तो आपने देखा, जैसे हमने पांच पांच छह एग्जाम्पल लिए कि इंटरनल इशू क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल इशू क्या हो सकते हैं। इनको आपको लिस्ट डाउन करना है। अब इनको लिस्ट डाउन करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आपको करना क्या है? आपको आपको सिंपली डिपार्टमेंट मैनेजर को क्या बैठा लेना है, अपने बंदों को। जैसे कि प्रोडक्शन हेड है, वो अपने प्रोडक्शन की टीम को बैठा लेगा। सबसे पूछा इशू क्या है, आपको पूछना है, इशू बताना है। इशू क्या है? जब हम कंपनी के बाहर बैठते हैं, शाम को 7-8 बजे बैठते हैं, तो हम बहुत सारे इश्यूज को बताते हैं कि यार ये बेकार है, मैनेजर बेकार है, ये कंपनी में अच्छा नहीं चल रहा, माहौल खराब है, कैंटीन अच्छी नहीं है, रोटी नहीं दे रहा था वो मेरे को आज एक्स्ट्रा। तो मतलब ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज होते हैं कंपनीज में। तो उन इश्यूज को बाहर लाना है, मतलब कंपनी के बाद ना बता के कंपनी के अंदर बताना चाहिए। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो इश्यूज डॉक्यूमेंट में आएंगे, मैनेजमेंट के पास जाएंगे और कुछ ना कुछ काम होगा। तो 4.1 का मतलब क्या है? क्लोज नंबर 4.1 का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को रिजोल्व करना। इश्यूज ऑफ कंपनी। इश्यूज को लिखना, सबसे पहले तो लिखना, रिजोल्व करना तो बाद में आएगा। हाँ, आइडेंटिफाई करना, राइट है ना सर? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई। अगर आइडेंटिफाई कर दिया तो आपका क्लोज नंबर 4.1 खत्म। देखिए, इसमें ना कई बार ऐसा भी होता है, कुछ कुछ ऑडिटर हो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें इश्यूज को लिख दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल में। अब जो ऑडिटर है उसने कहा कि ये वाला इशू, मान लीजिए कि ऑडिटर ने बोल दिया कि एम्प्लॉय मोटिवेशन का इशू आपने लिखा ही नहीं है। आपके यहाँ तो सारे एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड हैं और आपने इशू में लिखा ही नहीं है। लो मैं एनसी दूंगा, क्या आप एनसी लोगे? हम्म। क्या आप एनसी लालच आप तो नहीं लेगा। एमएनसी तो ले भी सकती है सर। आप लगता है लाला में फंस गए हो अब, हैं? सर एक्चुअली आपको बताऊं ना प्रदीप साहब, जी जी इन एनसीआर में ना, फरीदाबाद एनसीआर में सारी लाला साहब कंपनियां हैं। जी जी जी, और बहुत पुराना दूसरे है। नंबर पे है जी। बहुत पुराना है फरीदाबाद तो। हाँ जी। उसके बाद फिर दूसरा इफेक्ट जो आ रहा, थोड़ा थोड़ा इधर भी आ रहा है, मानेसर की तरफ भी आ रहा है धीरे धीरे। पहले नहीं थी इतनी, बट बावल अब ठीक ज्यादा है, हो चुकी है। बावल ठीक है अभी। हाँ हाँ, बावल थोड़ा सा सही है, पर लाला तो वहां पे भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, फिर भी ठीक है। फरीदाबाद हाँ से तो बहुत मतलब सही। इम्प्रूव है। फरीदाबाद से तो लाख गुना अच्छा है सर। हम्म। सैलरी 2-2 महीने में देना, 3 महीने में देना, ये आना वो आना, बहुत सारी चीजें हो जाती तो क्लियर हो गया 4.1? कोई हैं। राइट क्वेश्चंस सर। किसी का? सर इसका आंसर करो एक बार, अगर कहेगा तो एमसी तो क्या करना है हमें, हाँ, अगर वो एनसी करेगा इसको तो कैसे आपको टैकल करना है? आपको क्लियरली क्लियरली बोल देना है कि सर हमने आइडेंटिफाई किया था इशू को, जब टीम बैठी थी हमने हमने देखा हम्म, कि ये इशू नहीं है हमारे यहाँ पे, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। हम्म, तो
ये ISO स्टैंडर्ड या ISO 9001 में लिखा है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये इशू होने ही चाहिए या ये इशू नहीं होने चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इश्यूज हो सकते हैं, तो उसको लिखना है आपको, पड़ोसी कंपनी का और इशू को नहीं लिखना है। जैसे हर इंसान की अपनी समस्या होती है, तो अपनी समस्या को लिखना है। ये आंसर आपको देना है। तो एनसी नहीं देगा, पहली बात तो एनसी देगा नहीं। अगर दे रहा है तो समझ जाना ऑडिटर क्वालिफाइड नहीं है। ऑडिटर भी बेचारा मजबूरी में नौकरी कर रहा है। ऑडिटर भी क्या है, वो भी तो नौकरी कर रहा है बेचारा। अब आप किसी ऑडिटर के साथ बैठोगे, वो आपको परेशानी बताएगा, कल वो चेन्नई में था, परसों असम में था, कल वो गुजरात में था, पूना गया, परेशान रहते हैं बेचारे। वो भी लाला छाप जैसा ही हाल है उनका भी। हाँ, उनका ज्यादा है सर अगर देखा जाए तो। तो अब आप खुश हो गए ना, इसका मतलब। हाँ, खुश है सर वैसे तो। हाँ, मतलब हमसे बुरा हाल उनका ही है, बट उनकी सैलरी टाइम से आ जाती है। हाँ, चलिए, तो फ्लोज नंबर 4.1 क्लियर होता है यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं 4.2 में। 4.2 का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज किसे बोला जाता है? कोई जो बताए हमारा कस्टमर है। जी? जैसे सप्लायर है सर हमारा, यस, हमारे सप्लायर, एम्प्लॉय हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, सप्लायर है, कस्टमर हैं, बैंक कस्टमर, है, वो सब इंटरेस्टेड पार्टीज है। यस, एम्प्लॉयज बैंक। सो जो आपके सप्लायर हुआ, कस्टमर हुआ, एम्प्लॉयज हुए, उनकी नीड और एक्सपेक्टेशंस को लिख देना है। अगर ये लिख दिया तो 4.2 भी खत्म। ये 4.1 नहीं है, 4.2 है। तो 4.2 मतलब क्या है? नीड और एक्सपेक्टेशन। अब सप्लायर की नीड एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपकी कंपनी से, कोई बता सकता है एग्जांपल? सप्लायर की तो उसका सर यही पेमेंट होगी, टाइम पे हो टाइम पे जाए। पेमेंट दे दें। सबसे पहले तो टाइम पे पेमेंट हो जाए, ऑर्डर उसको सही मिलते रहे, टाइमली। बहुत सही है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। ये तो हो गया, ये हमने सोच रहे हैं, बट ये आपको डॉक्यूमेंट में लिखना है। और सर ये हो सकता है कि जो ऑर्डर है उसको 1 साल का या फिर लंबे टाइम का, मतलब जो उसको ना एक फोरकास्ट मिल जाए, मतलब पहले ही, ताकि वो प्लान अच्छे से कर सके। मतलब उसकी ग्रोथ भी हो आपके साथ, है ना, उसकी भी हाँ एक्सपेक्टेशन जी, है। हाँ जी। बिल्कुल सही है। और क्या हो सकती है सप्लायर का? सबसे इम्पोर्टेंट सप्लायर की नीड ये हो सकती है कि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आए और आप उसको 2 दिन बाद बता रहे हो। ऑन टाइम अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो सप्लायर कहाँ से एक्शन लेगा? तो सप्लायर की नीड एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि प्रोडक्ट की जो डिफेक्ट है या जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉपरली दी जाए। बकायदा लॉट नंबर, डिफेक्ट नंबर, डिफेक्ट का नेम, किस लोकेशन पे, इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही कस्टमर की नीड एक्सपेक्टेशन क्या होगी? सर टाइमली क्लोजर हो, उसकी प्रॉब्लम्स का जो भी प्रॉब्लम्स हो उसने आइडेंटिफाई करके सप्लाई अपने मतलब सप्लायर को, टीयर 1 को उन्होंने जी, जो भी आप तो बताओ, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन दिया वो। एम्प्लॉय की नीड एक्सपेक्टेशन बताओ आप। एम्प्लॉय की नीड एक्सपेक्टेशन तो टाइम से सैलरी मिल जाए हाँ जी, और टाइमली ग्रोथ हो जाए। बढ़िया। और जो भी डिफाइन किया हुआ हो, जैसे मान लो मेरे को यहाँ 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो मेरे से जो 2 साल में जिनका इंक्रीमेंट हो रखा, मतलब इंक्रीमेंट हो ज्यादा हो गया और वो ऊपर बढ़ गए, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं बढ़ा, तो वो भी एक मतलब कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता बंदा उससे, राइट। हम्म। और सर 30 से 40% तक इंक्रीमेंट होना चाहिए। ना 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 ना, ऐसे आप सर ये तो आप भी नहीं करा पाओगे। जो जेन्युइन है ना, मार्केट एनसीआर में चल रहा है वो 7-8% ही चल रहा है। बट ये है कि मेरे को तो 3 साल में भी प्रमोशन नहीं मिला और किसी को 3 साल में 2 बार मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है उससे बंदा। बढ़िया बढ़िया। और मोटिवेशन के लिए उनको समय समय पे ट्रेनिंग्स मिले, उनकी सेफ्टी हो, सबसे अपनी जरूरी एम्प्लॉय की सेफ्टी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी भी और हेल्थ एंड सेफ्टी भी। वर्क कल्चर हाँ भी ये तो है। डिपेंड करता है।
ठीक है, तो अगर आपने ये लिख लिया तो 4.2 खत्म। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इनमें। देखिए यहाँ पे ये जो गूगल मीट है इसका भी टाइमिंग 4 मिनट रह गया है। फ्री मिनट इतना ही देता है, ज्यादा देता नहीं है। तो हम क्लोज नंबर 4.3 को देख लेते हैं अभी। 4.3 का मतलब है आपका स्कोप डिफाइन करना। स्कोप डिफाइन करना, तो आपकी कंपनी का स्कोप क्या है उसको डिफाइन करना है। जैसे कि ये आपको कहाँ मिलेगा, अगर मैं आपसे पूछूं IATF में स्कोप, आपकी कंपनी का स्कोप कहाँ लिखा रहता है, क्या बताओगे आप? क्या क्या कहा सर आपने, IETF में कहाँ पे? स्कोप कहाँ लिखा होता है? ये देखिए एक कंपनी का सर्टिफिकेट है, आप देखिए ये पढ़िए, रेड कलर में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, ये आपका स्कोप हो गया विदाउट प्रोडक्ट डिजाइन। तो स्कोप आपका कहाँ मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा आपके मैनुअल में भी मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका उसकी डिटेल लिख देनी है स्कोप में। अब देखिए IATF में क्या कहा गया है, IATF में ये कहा गया है कि आप अपने डिजाइन को हटा सकते हो स्कोप से। डिजाइन को, क्लोज नंबर 8.3, क्लोज नंबर 8.3 क्या है, डिजाइन। तो डिजाइन क्लोज को आप अपने स्कोप से हटा सकते हो, लेकिन प्रोसेस डिजाइन को हटा नहीं सकते। जैसे कि कई कस्टमर आपको डिजाइन देते हैं तो वहां पे आपकी कंपनी को डिजाइन को एक्सक्लूड कर देना है। जैसे इस सर्टिफिकेट में लिखा है विदाउट प्रोडक्ट डिजाइन, सर्टिफिकेट में लिखा है ना विदाउट प्रोडक्ट डिजाइन, ये है इसका मतलब। प्रदीप सर, सारी बातों का हमारा एक जो वो है क्वेश्चन है मेरा, शायद जो टीम के लोग हैं उनका ध्यान नहीं गया होगा। तो मैं ये चाहता हूँ, अभी ये जैसे आपने 10-15 मिनट 20 मिनट शायद हमें करते हुए आधा घंटे से ज्यादा हो गया, तो ये अब 2 मिनट बाद कॉल खत्म हो जाएगी, तो हमें इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो क्या करना मुझे भी नहीं पता, सच बताऊं तो। किसी के पास है सॉल्यूशन इसका? क्योंकि इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ये है फ्री कॉल। ओके, गूगल को, जी गूगल को करना पड़ता है? जी जी। टीम्स का नहीं है सर लिंक? टीम्स का नहीं है मेरे पास। टीम्स में तो शायद कंटिन्यू रहता है ना सर? टीम्स में कंटिन्यू रहता है, लेकिन वो आपकी जो कंपनीज होती है ना ऑफिशियल वाली, वो हाँ जी, हाँ जी। पेड रहती हैं, वो ऑलरेडी पेड करके देती हैं। नहीं सर, ये कोरोना टाइम में जब ये चला था तो स्कूल के बच्चे तो 4-4 घंटे लेते थे क्लासेस, हाँ, तो वो कौन सा, वो जो क्या स्कूल है? वाले पेमेंट करके लेते थे, विदाउट पेमेंट नहीं नहीं लेते सर, थे। मेरी मिसिज एक्चुअली कॉलेज में, वो मतलब स्कूल में लेक्चरर है मैथ्स की, उसने लिया था, बट उसका तो कुछ ऐसा था